अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी ही स्पेशल मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की चैंपियन और एमएमए की पाकिस्तान की पहली फीमेल फाइटर, और साथ ही साथ उनके हमारे एमएमए के शानदार सितारे और पाकिस्तान में एमएमए का बहुत बड़ा नाम, इंटरनेशनल एमएमए फाइटर। दोनों बहन भाइयों से आज आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगा। दोनों ने कमाल कर रखा है पाकिस्तान में। और अनीता करीम की अभी रिसेंट आपने फाइट देखी, रिसेंटली फाइट पहली बार पाकिस्तान में उन्होंने लड़ी, पहली बार पाकिस्तानी अवाम के सामने अनीता फाइट लड़ रही थी एक इंटरनेशनल फाइटर के साथ। ये बैनुल अक़वामी मुकाबला था। अनीता ने पहली ही फाइट में जो पाकिस्तान के अंदर थी उसमें ज़ेर किया, और ना सिर्फ ज़ेर किया, इस नॉकआउट का कमाल ये किया अनीता ने कि 2 मिनट 13 सेकंड में ये फाइट जीत ली। यानी एक इंटरनेशनल फाइटर जो कि खुद में बहुत क्लास फाइटर है, उनका अगर मैं प्रोफाइल शेयर करूं तो उसका अपना प्रोफाइल बहुत ज़बरदस्त है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर है। उस फाइटर को अनीता करीम ने 2 मिनट और 13 सेकंड में ज़ेर किया। हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है। इससे पहले अनीता जहां इंटरनेशनल फाइट में उन्होंने लड़ा, वहीं पर कमाल किया। और मैं तो बड़ा मोतरफ़ हूँ माशाल्लाह से दोनों का, उलूमी करीम और अनीता का, कि दोनों ने बड़ा कमाल कर रखा है। अच्छा, मज़े की बात यह है, जो बड़ा टाइटल, एक इंटरनेशनल टाइटल जिसकी मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, वो इंटरनेशनल टाइटल उलूमी ने भी 2 मिनट 13 सेकंड में जीता था। तो लगता है दोनों का आपस में बड़ा सख्त मुकाबला था कि हमने ये बराबर करना है, और दोनों ने बराबर किया। और मज़े की बात है, ये सारी चीज़ें मेरे सेट पे बैठ के ही तय हुई अभी अभी के सारा मामला कैसे हुआ, और दोनों ने 2 मिनट 13 सेकंड में फाइट जीती। मेरे लिए, आप सबके लिए बड़े फ़ख्र की बात, आज स्पेशल मुलाकात। अनीता करीम हमारी चैंपियन एमएमए फाइटर, इंटरनेशनल चैंपियन है, साथ ही साथ इंटरनेशनल फाइटर और चैंपियन उलूमी करीम, दोनों ने आज हमारे लिए बड़ा वक्त निकाला है। अनीता, बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। आप हमारा वैसे ही सरमाया भी हैं, प्राउड भी हैं, और सबसे बड़े फ़ख्र की बात, पाकिस्तान में पहली बार अनीता लड़ रही थी आप, और एक ज़बरदस्त फाइटर जिनका मैं प्रोफाइल देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनके प्रोफाइल पर बड़ी टॉप नॉच फाइट्स हैं और बहुत टफ कंटेस्टेंट थी वो। और 2 मिनट 13 सेकंड में अनीता, कमाल हो गया। पहले तो अनीता बताएं, पाकिस्तान में पहली फाइट क्यों भाई, क्यों इससे पहले क्यों नहीं लड़ी? पहले पाकिस्तान में प्रोफेशनल फाइट्स लाइक फीमेल फाइट नहीं हो रही थी, तो इसलिए नहीं कर पाई, तो मुझे इंटरनेशनली फाइट्स करने पड़े। और अभी जाके इन्फिनिट चैम्पियनशिप ने कहा कि नहीं, हम आपकी फ़ाइट करवाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। मैंने कहा चले बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। और यहीं खाता खोल लेते हैं फिर इंटरनेशनल फाइटर को हराने के बाद। जी अच्छा, ईरान से ताल्लुक था जो ओपोनेंट थी अनीता? जी, वो ईरान की थी। अच्छा, मैंने उनका प्रोफाइल देखा, बड़े नॉकआउट्स थे उनके प्रोफाइल में, और बड़ी शानदार फाइट, बड़ी तगड़ी फाइटर जिसको कहते हैं इस रीजन में। अगर टॉप फाइटर्स में से अगर मैं नाम लूँ तो एक उनका नाम था। तो जब फाइट शुरू होने से पहले अनीता, चूंकि पाकिस्तान में थी, एक प्रेशर ये था अपने घर के सामने ये फाइट हो रही है, और अपने फैमिली भी होगी, पहली बार वालदा भी देखेंगी ये फाइट को, फैमिली भी देखेगी, तो थोड़ा प्रेशर था। फाइट से पहले क्या सोचा था, क्या तैयारी थी? ऑनेस्टली जितने मैंने पहले फाइट्स किए उतना प्रेशर नहीं था। मतलब इस फाइट में ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि पेरेंट्स सबसे पहले वो आए थे। लाइक पहली दफ़ा स्पेशली मेरी वालदा आई थी और अबू भी आए थे फाइट देखने के लिए, और मेरी दादी भी थी, तो वो ज़्यादा मेरे लिए प्रेशर था। और अल्हम्दुलिल्लाह बस कर लिया। हमेशा की तरह अनीता इतने मासूमाना तरीके से इतनी बड़ी फाइट को एक्सप्लेन करती हैं, और मैंने पिछले दिनों हमने कोई टाइप करने की कोशिश की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अनीता अपना वर्कआउट नहीं छोड़ रही थी, मैंने भी तंग नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मुझे अंदाज़ा है कि वर्कआउट टाइमिंग्स होते हैं, वो वर्कआउट टाइमिंग्स इस फाइट के लिए ज़रूरी थे, उसका रिजल्ट भी आया। इसलिए अनीता, मैंने फिर बहुत तंग नहीं किया अनीता को। मैंने कहा अनीता, जब तक ये फाइट जीतती हैं तो फिर अब इंशाल्लाह बुलाते हैं। उलूमी, बड़ी ज़बरदस्त फाइट हुई। थोड़ी सी शिकायत ज़रूर की है हमने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड। चलें, ये चलता रहता है, ये इसका हिस्सा है। उम्मीद करेंगे कि आइंदा आने वाली फाइट्स में ये चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएं। वो आपको भी पता है, उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन वो आपका नहीं है मामला, वो तो मुंतज़मीन के मामलात होते हैं। और मीडिया की रसाई जहाँ तक ना हो, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी पॉपुलर फेम फाइट्स दब जाती हैं कहीं ना कहीं। कोई एक आधा जुमला अगर मीडिया के रोल पर भी, क्योंकि हमेशा से अनीता को आपको बहुत सपोर्ट किया मीडिया ने। जी बिल्कुल, आपके तवज्जो से पूरी मीडिया के साथ जो का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि डे वन से जब से मिक्स मार्शल आर्ट्स पाकिस्तान में हमने प्रमोट करने की कोशिश की है, तो किसी और ने शायद इतना सपोर्ट ना किया जितने मीडिया ने सपोर्ट किया है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इट वाज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो है ना वो इंसिडेंट हुआ वहाँ पे,
लेकिन ये है कि ऑब्वियसली जब नए लोग आते हैं, नए काम करने की कोशिश करते हैं, तो वो डायनामिक्स के साथ जो है ना उनकी इतनी समझ नहीं होती, उनको समझ नहीं होती कि किस तरह से लेके चलना है चीज़ों को। तो उनकी अपनी टीम थी, उससे मिसहैप्स हुए, ऑब्वियसली उन्होंने भी इससे सीखा कि क्या नहीं करना है न्यू फ्यूचर इवेंट्स में एक्सक्यूज मी। तो उसके लिए जो है ना ऑब्वियसली मीडिया ने वैसे बहुत पेशेंस दिखाई, जो भी वहाँ पे हुआ उसके लिए जो है ना मीडिया का उनसे जो है ना जो मुंतजमीन है उनको जो है ना ऑब्वियसली अपोलोजाइज करना चाहिए, और मेरे ख्याल से कर भी रहे थे वहाँ पे, लेकिन वो बात इतनी गर्म हो गई थी कि नहीं जो है ना ठंडी हो सकी। लेकिन मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि डे 1 से जब हम थाईलैंड में भी थे तब भी जो है ना अनीता के ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, अनीता को जो जितना प्रमोट किया जा सकता था उससे बढ़ के जो है ना प्रमोट कर रहे थे। तो आप सबका सेम बहुत फॉर शुक्रिया। यू, आपके लिए भी हमेशा मीडिया ने बहुत किया। ऑफ कोर्स, मतलब मेरी जब मैं फर्स्ट फाइट 2016 में इंडिया के अगेंस्ट जीत के आया, तो उसके बाद मीडिया ही थी जो एयरपोर्ट पे जो है ना सारे लाइन लगा के खड़े हुए थे कि कैमरास और माइक्स में। ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना मीडिया सामने देख के परेशान हो गया था कि क्या हो रहा है। तो उसके बाद एयरपोर्ट में भी लोगों ने जो है ना वहीं पे खड़े खड़े लोगों को पता चला कि अच्छा कुछ हुआ है, किसी ने कुछ अचीवमेंट की है, तो आके पूछे थे ये कौन है, इसने क्या किया, अच्छा इंडिया को हराया है, तस्वीरें ले रहे हैं, तो वो मीडिया की वजह से ही था। सो बिग अप्स एंड बिग थैंक यू टू जो है ना पाकिस्तान की जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, प्रिंट मीडिया है, सोशल्स पे भी जो है ना आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक में भाई हम भी ऑफ कोर्स, मतलब वहीं से शुरू किया। अच्छा अनीता, पहली बार फाइट पाकिस्तान में हो रही है, एक आपने बताया कि पहले से ज़्यादा प्रेशर इसलिए था कि फैमिली वहाँ थी, वालदा दादी ये लोग सारी फैमिली पहली बार देखने आ रही थी। जी पहली दफ़ा, उससे पहले अम्मी ने कभी लाइव फाइट भी नहीं देखी थी मेरी लाइफ, फाइट के बाद भी फाइट नहीं देखी है मेरी। अच्छा जी वो पहली दफ़ा देख रही थी। अच्छा, क्या कहा वालदा ने फाइट जीतने के बाद? मैं देख रहा था वीडियो फुटेजेस, तो हमने देखी कि आपके बैक साइड पे बहुत खुश कर, जाहिर है फख्र की बात है, लेकिन उस वक्त क्या कहा? और थोड़ा डरी भी थी कि लग ना जाए अनीता को, सर माँ तो माँ होती है। जी लेकिन उससे पहले मुझे इतना मतलब जब मैं जा रही थी अंदर केज के अंदर, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी अम्मी आके मुझे बोल रही है कि बस जो करना अब तुमने करना, लाइक अल्लाह तुम्हारी मदद करे, ये वो। मैं हैरान हो गई, मेरी अम्मी खुद मुझे ये बोल रही है, वो तो भागने के चक्कर में थी वहाँ से। अच्छा, जाने के हाँ, चक्कर में थी। और वहाँ से फिर मुझे इतनी कोई कॉन्फिडेंस आई, मैंने कहा बस मैं तो जीत के ही आऊँगी। माशाल्लाह। अच्छा अनीता, फाइटर चूंकि बहुत टफ थी ना, एक चीज़ ये होती है, इससे पहले आपने इंटरनेशनल फाइट्स लड़ी हैं और जाहिर है बाहर भी और यहाँ में फ़र्क कोई नहीं था, स्टैंडर्ड ऑफ फाइट की अगर मैं बात करूँ फ़र्क कोई नहीं, सिर्फ पाकिस्तान लड़ रही थी, बाकी बात आप समझती हैं जो बाकी आप थाईलैंड या बाहर जो आप रहकर आपने जो कुछ सीखा उलूमी, ज़ाहिर है आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है और अपनी मदद आपके तहत दोनों ने बहुत काम किया, इसमें कोई दो राय, लेकिन वहाँ रह के जो सीखा, जो प्रैक्टिसेस की, जो इंटरनेशनल फाइट्स हुई, उससे एक्सपोजर बड़ा है, समझ आई है इंटरनेशनल फाइट कैसे करते हैं और इंटरनेशनल खिलाड़ियों की तैयारी क्या होती है। ज़ाहिर है आपकी भी वैसी है, आप उनसे अच्छी है बल्कि, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई वहाँ रहने से, वहाँ फ़र्क पड़ा है, वो उसका कोई फ़ायदा हुआ है? जी बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ है, क्योंकि वहाँ पर मैं जब थाईलैंड में ट्रेनिंग कर रही थी तो मुझे चैम्पियंस के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला, स्पेशली स्टैम्प फेटेक्स जो 3 वर्ल्ड स्पोर्ट्स की चैम्पियन है, उस तरफ बहुत से लाइक यूएफसी के भी फाइटर्स आते थे जिनके साथ मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला और नॉलेज शेयर हुई, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। तो मेरी लेवल जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, और स्पेशली भाइयों के साथ जो ट्रेनिंग करने का मुझे मौका मिलता है वो वहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, और उसी तरह मैं इम्प्रूव करती जा रही हूँ। ज़बरदस्त। उलूमी, इस फाइट पे थोड़ा सा मैं चाहूँगा डिटेल हम बात भी करें, चूँकि ये पहली पाकिस्तान में इंटरनेशनल फाइट थी। एक तो आप सब लोगों के लिए भी ये एक यूनिक आइडिया होगा कि अनीता पहली बार यहाँ पर लड़ी है, इतनी मेहनत आप सबने माशाल्लाह की है अनीता पर, और अनीता ने भी उसका पूरा रिस्पांस और रिजल्ट दिया अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा पाकिस्तान, ये तो किससे ढकी छुपी बात ही, पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर भी लोग जानते। अब ये जब फाइट स्टार्ट हो रही थी, जाहिर है आप लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, उन दिनों में बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चल रही थी, डाइट बड़े मामला टाइट थे, अनीता पूरा खुद को स्ट्रेस आउट कर रही थी, ये चीज़ों में जो दूसरी ओपोनेंट थी इसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन ली उलूमी? बिल्कुल एक्चुअल चीज़ अगर मैं पूछना चाहूँ, क्योंकि हर ओपोनेंट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि वो उसकी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। बिल्कुल असलान भाई, ये जब भी हमें कोई फाइट मिलती है सबसे पहली चीज़ हम यही करते हैं कि हम उसके ओपोनेंट को स्टडी करें कि फ़ाइट जब ऑफ़र होती है, अभी एक्सेप्ट भी नहीं की होती, हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये फ़ाइटर जो है ना हमारे लेवल या कैलिबर से बहुत ज़्यादा है या कम है, क्योंकि अगर बहुत आसान फ़ाइट है तो हम वो भी फ़ाइट नहीं देते, बिकॉज
हम इतनी ज़्यादा जो है ना, जो फाइट हम अच्छी टफ फाइट करके प्रोग्रेस कर सकते हैं, किसी बड़ी प्रमोशन अच्छी प्रमोशन में जा सकते हैं, वो हम एक छोटी सी फाइट लेके, कोई ऐसी वैसी फाइट लेके हम क्यों उस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया करें। तो सबसे पहले चीज़ यही हुआ कि हमने जो है देखा कि उस लड़की की जो है ना फाइट्स क्या हैं, कैसी हैं, और बहुत अच्छी जो है ना वुशु की, जो चाइनीज़ किक बॉक्सिंग होता है, उसकी बहुत अच्छी जो है ना वो फाइटर थी। अच्छा, वो बड़ी हेल्प आउट करती है ना उलूमी? जी, आपने ही बिल्कुल। मुझे एक बार बताया था कि ये चीज़ बहुत हेल्प आउट करती है। बिल्कुल, ये हमें होमवर्क करने में जो है ना ईजी हो जाता है कि हमने अब हमारा ट्रेनिंग कैंप कैसा होगा और फाइट हमने कैसे करना है, तो उसके लिहाज से सारी चीज़ें जो है ना स्ट्रक्चर की जाती हैं। तो हमें पता चला कि शी हैज़ गुड हैंड्स, बहुत अच्छी बॉक्सिंग, और किक्स उसकी बड़ी सॉलिड थी। और मतलब देखने में भी, अब अनीता आपको खुद बताएंगी कि जब ग्रैपल करने की, क्योंकि प्लान यही था कि उस हमने टेक डाउन करना है, ज़मीन पे लेके जाना है, जो अनीता का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो उसको हमने कैपिटलाइज करना है। तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, फिजिकली स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा उसमें थी। अनीता क्योंकि हमारे साथ ट्रेन करती है, मोस्टली जो है ना मेजॉरिटी ट्रेनिंग पार्टनर उसके लड़के हैं, तो ऑब्वियसली वो उस साइज़ में, उस वेट में जो है ना जो स्ट्रेंथ थी वो लड़कों के बराबर थी उसमें। तो मैंने तो आज तक ऐसी कोई लड़की अनीता के अलावा कोई ऐसी नहीं देखी जिसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो। तो हमारे लिए खुद थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेल। अनीता का सिर्फ यही था कि वी हैड टू मेक श्योर कि न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, कि जब वेट कम हो रहा है तो उसमें उसको वीकनेस ना हो, फटीग ना हो। उस पे हम करेंगे, उस पे तो हमने बड़ी डिटेल आज पूछना भी है, क्योंकि सुनने वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अनीता, ये जो अभी अलूमी कह रहे थे, ग्रैपल वाला टाइम और लड़ाई वाला टाइम, और ऐसे जब आप बिल्कुल एक दूसरे के अपोनेंट आ गए, अब आप रिंग में उतर गए, चलो उससे पहले की बात तो हम अलग करेंगे, रिंग में उतरी हैं आप, पहली बार जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, बॉडी कॉन्ट्रैक्शन, तो एहसास हुआ कि वो बहुत ही टफ फाइटर है और क्या करना। लेकिन 2 मिनट 13 सेकंड, मैं तो फिर उस पर माशाल्लाह बड़ा खुश हूँ। और लूमी, आपका रिकॉर्ड बराबर हो गया ये तो। बराबर हो गया। वाह वाह वाह। अच्छा, 2 मिनट 13 सेकंड, इसका मतलब ये कि अनीता आप समझ गई थी कि जल्दी अटैक करेंगे तो ही मैं उस पर गलबा पाऊंगी, वरना अगर थोड़ा सा डिले होता, टैक्टिक लेते, टाइम लेते, तो मेरा ख्याल है वो भी हावी हो जाती। शायद क्योंकि मैंने पहला उसको टेक डाउन मारा, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी उसमें, मैंने कहा अब तो छोड़ना नहीं है, अगर ये उठ गई तो फिर मेरी खैर वेरी नहीं वेल डन। अच्छा, ये अच्छी चीज़ है ना, देखो फाइटर की समझ आ जाती है। जी। अच्छा, उसका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था अनीता? किक्स थी, उसके पंचेस थे, क्या था स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपकी नज़र में? शायद उसके किक के मतलब पंचेस होंगे या किक्स, लेकिन वो मुझे लगे भी नहीं कुछ भी। जो ही मैंने मतलब हाँ, अपना 2 मिनट में क्या लगने थे अनीता? पंचेस मारा, फिर टेक डाउन मारा, उसके बाद फिर ही मुझे फील हुआ कि उसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इसके ऊपर प्रेशर डालना, क्योंकि वो बार बार खड़ी हो रही थी। अच्छा, फिर अनीता, जब आप गिरा लेते हो किसी ओपोनेंट को, तो गिराने के बाद सोच क्या होती है? एक तो ये कि इसको उठने नहीं देना, दूसरा इसको यहीं पे बस खत्म फिनिश करना है, ज़ेर करना है, क्योंकि आपने जैसा कहा अगर वो उठ जाती तो ऑब्वियस है कि थोड़ा टाइम दे और आप फिर भी जीत जाती, क्योंकि फाइटिंग स्टाइल देख रखा है। लेकिन टफ टाइम मिलता, तो उस वक्त क्या सोचा जब वो नीचे गिर जाता है एक प्लेयर या कोई भी ओपोनेंट, खासतौर पे ऐसा? हम लोग जब भी हम किसी को नीचे गिराते हैं, हम ओपनिंग देखते हैं, या वो सबमिशन हो या वो ग्राउंड एंड पाउंड हो, मतलब किसी भी तरह हम कोशिश करते हैं फ़ाइट को ख़त्म करने की। बट इस फाइट के लिए मुझे स्ट्रिक्टली कोच आतिफ ने मतलब बताया था कि आपने ग्राउंड एंड पाउंड करके ख़त्म करना, उसको मतलब चोक वगैरह कुछ नहीं लगाना। और जब मैं जूही में आमबार के लिए मतलब सॉरी आरएनसी के लिए ना, आरएनसी के लिए गई, पीछे से भैया ने आवाज़ दी कि नहीं 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 आरएनसी नहीं लगाना, पंचेस करने, छोड़ दो उसको। फिर मैंने कहा ठीक है, छोड़ दो। फिर पंचेस पे आ गई? फिर पंचेस पर आ गई। अच्छा, क्यों रोका उलूमी? क्योंकि अनीता की मेजॉरिटी फाइट विंस जो हैं वो हैं सबमिशन से। ठीक है। और जो जितने भी अच्छे प्रमोशंस, बड़े प्रमोशंस होते हैं, वो देखते हैं फिनिश रेट क्या है, और आपको एक्साइटिंग फाइटर्स जो है ना वो चाहिए होते हैं। वो ये देखते हैं नॉकआउट किसके ज़्यादा है, मार के कौन जो है ना बहुत ज़्यादा फाइट्स फिनिश करता है, क्योंकि वो टिकट्स बेचते हैं। तो जितने आप स्ट्राइकिंग करके, मुक्के मार के आप किसी को नॉकआउट करते हैं, तो उतना जो है ना आपकी डिमांड बढ़ जाती है। और वो फैसिनेटिंग भी बड़ा लगता है। फैसिनेटिंग होता है, क्योंकि लोगों को बहुत देखने वाला वही तो मजा देखने इसी आया। बात का आता है। और जब वही हुआ, जब अनीता मार रही थी तो क्राउड में जो है ना, जब अनीता ने टेक डाउन किया तो हल्का सा शोर हुआ, लेकिन जब मारना शुरू किया, जब पंचेस पड़ रहे थे, तो उसमें जो है ना लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। तो वो उससे जो है ना आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने वीडियो में भी देखा होगा कि आप ऑडियो अगर उसकी सुने ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब भी मार रहे थे तो मारो अनीता, मारो गे रहे थे सभी से सारे। तो वो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि प्रमोशन के लिए भी अच्छी है, फाइटर के लिए भी अच्छी है, और साथ ही साथ जो है ना वो व्यूअर्स के लिए भी अच्छी है। और उसके अलावा हमने, क्योंकि इसके ओपोनेंट ने जो है ना वेट मिस किया था, सो 2 किलो वो जो है ना ओवर थी, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं। तो वो जिस वेट पे थी उतने में अनीता जो है ना वो बेचारी शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के स्केल पे चढ़ी, तो जो वेट था
उतना अनीता बड़ी सी जैकेट पहन के, बड़े जूते पहने हुए, उसके पूरे साथ वो कपड़े weight पहने हुए, उससे भी जो है ना 500 ग्राम्स कम थी। अच्छा। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, काफ़ी अर्से बाद हम फाइट कर रहे हैं, वी जस्ट वांट टू टेक द फाइट। और अनीता ने फाइट एक्सेप्ट कर ली। तो मैंने बाद में ये बोला अनीता को, जब हम वॉकआउट कर, तो उस टाइम मैंने कहा कि तुम्हें टॉर्चर करना है उसको, 4 मिनट तो रगड़ना है, फिर आखिरी मिनट में उसको फिनिश करना है, ताकि यू हैव टू मेक श्योर कि उसको जो है ना, जो उसने वेट मिस किया है उसकी वो कीमत जो है ना पूरी पे करे। तो वो एक हमारा टॉर्चर टैक्टिक भी होता है कि आपने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जितना आप अगले फाइटर को टॉर्चर करते हैं, मेंटली ब्रेक डाउन करते हैं, तो उतना आपके लिए फिर विन ईजी हो जाती है, तो आप डोमिनेट करते हैं उस तरह से। अच्छा अनीता, ये ज़रा इसका हमें बताएं, इतनी अच्छी प्रैक्टिस कैसे कि एक आवाज़ सुनी और अपना पूरा स्टाइल बदल लिया, वरना आप जो आ रही थी का बता रही हैं उस पर चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद आप पंचिंग बनाई, फटाफट अपने आप को चेंज किया। ये कैसे करते हैं? इतने मतलब इतना हेक्टिक टाइम, इतना जज्बाती मूवमेंट होता है, लड़ाई हो रही होती है, कोई आम बात नहीं है, और दूसरा ओपोनेंट भी बड़ा टफ है, और ख़ुद को एकदम से उसका स्टाइल चेंज करना, उसमें ख़तरा भी होता है कि दूसरे को मौका ना मिल जाए और वो कोई और दाव लगा के ख़ुद को बचा ना ले। इसमें ये होता है कि हम पूरी कोशिश करते हैं जो कॉर्नर मैन हमें बाहर से बोलता है उसको ही हम सुने, और उसमें जब हम अंदर जाते हैं तो बाहर की आवाज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं सुनाई देती है, सिर्फ कॉर्नर मैन के अलावा। तो भाई जो बोल रहे थे बस वो मेरे कान में वही आ रहा था। जो उसने बोला कि नहीं आरएनसी छोड़ के पंचिस पर जाओ, तो मैं फ़ौरन उसको मैंने चेंज कर लिया, मैंने कहा बस वही करना है। अरे ये नहीं था, इतने सारे पंच 1 मिनट में हैं, ये कैसे? और इतने तेज हमने देखे भाई, वो पंचेस देखे। अच्छा अनीता, ये 2 मिनट 13 सेकंड सोचा था कि इसी में फाइट एंड हो जाएगी, या आपको लगा था कि लंबी जाएगी फाइट? नहीं, मुझे लगा था लंबी जाएगी क्योंकि मैं पंचिस मारी थी, उसी पे उसने टेप कर लिया। अमूमन ये होता है या पूरा नॉक केओ हो, हाँ, या उस पे ज़्यादा कोई सबमिशन लगे तभी वो बंदा क्या कहते हैं टेप करता है, और या ज़्यादा पंचिस, बहुत ज़्यादा पंचिस मारे बंदा, बहुत ज़्यादा ही मारे थे अनीता, अंदाज़ा नहीं हुआ। वो रेफरी रोकता है, तो उसने खुद जो ओपोनेंट है उसने खुद ने टेप की थी। अच्छा गिरी कैसे अनीता? वो एकदम मैंने देखा कि वो फाइट के वो मेरा ख्याल है वो लड़खड़ा गई, वो जो पहला आपने अटैक किया था उसके बाद वो लड़खड़ा गई, ऐसा ही है? नहीं, मैं डबल लेग मैंने किया था ना, हाँ, बस उठा के मैंने मारा था, उसके बाद वो नहीं उठी? नहीं उठी, मैं उठने ही नहीं दिया। अच्छा ये उलूमी, ये जो है अभी जैसे अनीता ने बताया कि उमूमी तौर पे फाइटर्स इतनी जल्दी टैप भी मैंने देखा नहीं करते, लेकिन बहुत हैवी अटैक हो जाए तो फिर हमने, चूंकि इंटरनेशनल फाइट आप लोगों की तो हमने बहुत देखी है, फॉलो किया, इंटरनेशनल में खुबेब या उनके भाई को मैं बड़ा देखता हूँ, वो जब बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं तब उसको ट्रैप करना पड़ जाता है कि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो यहाँ तो बड़ी स्पीड से अटैक भी हुआ, और ये जैसे अनीता ने उठा के पटका तो उसके बाद उठने नहीं दिया, ये कौन सी टेक्निक है? ये बेसिकली हम इसको बोलते हैं ग्राउंड एंड पाउंड के, ज़मीन पे लिटा के आप ऊपर से मार रहे हैं। तो सबसे पहले जब उसको उठा के अनीता ने टेक डाउन किया तो उसने अनीता का सर पकड़ा हुआ था, कोशिश करी थी कि वो रोल करे, अनीता को नीचे लेके आए, ऊपर से जो है ना स्ट्राइक्स कर, तो हम लोग कोशिश करते पोजीशन होल्ड करें। तो अगली को भी समझ आ गई कि नहीं, इस लड़की को पता है कि ग्राउंड पे किस तरह से खुद को हैंडल करते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पहली और वाहिद जो है ना फीमेल प्रोफेशनल मिक्स मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। अब वो पहली और वाहिद फीमेल मिक्स मार्शल आर्टिस्ट चैंपियन भी बन गई, और पहली और वाहिद फीमेल मिक्स मार्शल आर्टिस्ट जो कि ब्राजीलियन जिu-जित्सु में ब्राउन बेल्ट भी हैं। अच्छा उस पे करूंगा मैं अलग बात, उस पे अगले इसलिए मैंने वो आस्ते से बात स्लाइड कर दी ना, उस पे अलग सेशन करना है, हुक्मा दे दिया आपको कि अब वो जो है ना वो एक एलीट लेवल होता है। ब्राउन बेल्ट मतलब आपको कम से कम 6-8 साल, कम से कम 6-8 साल लगते हैं। अनीता को अभी 10 साल हो गए ट्रेन करते हुए, तो जो ना वेरी वेल डिजर्व था। तो उसमें जो ऑब्वियसली आपको मतलब जिस तरह कराटे ताइक्वांडो में आपने काते कर लिया, आपको बेल्ट मिल गई, ऐसा नहीं होता। तो उसमें आपको जो है ना रोज़ आप रगड़ा खाते हैं, मार खाते हैं, आपका कोच देख रहा होता है कि कितनी प्रोग्रेस है, फिर आप compete करते हैं, उसकी बेस पे जो है ना आपकी ग्रेडिंग होती है। तो जब अनीता को ब्राउन बेल्ट मिली, इसका मतलब एक्सपीरियंस बहुत हाई है इसका, और इसका नॉलेज लेवल बहुत जो है ना माशाल्लाह से ऊपर है। तो उस पे जो है ना वो उसका ब्राउन बेल्ट स्किल लेवल वहाँ पे नज़र आ रहा था कि अगली जो है ना पकड़ के जोर लगा रही, लेकिन अनीता को पता है कि मैंने अपना वेट बॉडी का किस तरफ रखना है कि वो मुझे रोल करके अगली तरफ गिराए ना। यही पूछूंगा मैं अभी आप दोनों से कि ये कैसे करना है, इसकी क्या प्रैक्टिस। अच्छा इसमें एक चीज़ उलूमी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो टाइमिंग्स होती हैं आपकी, कि आप मुख्तलिफ टाइमिंग पे मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी आपने नोटिस कर लिया कि यार आपके पंच उस तरह काम नहीं कर रहे, तो आप किक का यूज कर लेंगे, वो फ्री स्टाइल है। और कभी आपने नोटिस किया कि किक की जरूरत ही नहीं है और सिर्फ पंच, इसमें तो माइक्रो सेकंड का टाइम होता है। तो इसकी क्या आप लोग प्रैक्टिसेस करते हैं, या ये एक जो स्पायरिंग वगैरह हम जिसको कहते हैं वो करते हैं? सबसे पहले जो है ट्रेनिंग जब शुरू होती है उसको हम कहते हैं ड्रिल करना, कि हम लोग जिस तरह समझे हवाई किसी ओपोनेंट से लड़ रहे हैं तो हम उसको हवा में प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो कंट्रोल बिल्ड होता है हमारा।
तो पावर कंट्रोल और टेक्निक जब हमारी फिटनेस आ जाती है, उसके बाद फिर हम उसको ट्रेनिंग पार्टनर के साथ करते हैं कि अच्छा अब किसी बंदे के ऊपर हम जो है ना उसको अप्लाई करेंगे तो वो कैसा फील होगा, आगे से रेजिस्टेंस आएगी। उसके बाद स्पारिंग आती है। स्पारिंग में अब ये है कि अगला भी रिएक्शन दे रहा है, मैंने जो करना है उसका रिएक्शन मुझे अगला दे रहा है, तो वो करते करते ओरिजिनल फाइट लाइक। जी, ओरिजिनल फाइट लाइक। लेकिन वो ये है कि उस स्पारिंग में हम अंडर 50% रखते हैं कि ताकि डैमेज ना हो आपको ज़्यादा। तो आप जब वो सब करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी डिसीजन मेकिंग तेज़ हो जाती है। आप अंडर प्रेशर कितना जल्दी डिसीजन लेते हैं, कितना बेहतर डिसीजन लेते हैं और डिसीजन को कितना जल्दी स्विच करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना आपको, जिस तरह अनीता का आपने अभी बोला कि गर्दन छोड़ के जो है ना उसने पंचेस मारना शुरू कर दिया, तो ये जो क्विक डिसीजन है ये ड्रिल करते करते और सारी वो आपको फिर उसके साथ और फिर इंटरनेशनल फाइट्स का भी तजर्बा है, उसमें भी Exactly. अंदाजा है कि क्या कुछ होता है। एक ब्रेक जी, ब्रेक के बाद जरा वापस आते हैं, अनीता से भी पूछते हैं कि अभी जो दोनों बात कर रहे हैं कि ठीक है हाथ में गर्दन आ जाती है, उसके बाद क्या टेक्निक होती है कि रोल नहीं करना, खुद को अपना कंधा नीचे नहीं लगाने देना ओपोनेंट को, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है इस फाइट का कि अगर कोई आपको जेर कर गया उस फाइट के दौरान जहां पर आपने जेर कर, अगर वहां से उठना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर और बेशतर हमने देखा कि फाइटर्स बहुत कम ही रिबाउंड या वापस आ पाते हैं। तो जरा एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर भी बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे अनीता करीम, उलूमी करीम दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। अनीता, अभी हम बात कर रहे थे पहले तो इससे कि पहले प्रैक्टिस पे जाऊं और वो पूछूं बड़ी टफ प्रैक्टिस का, ये जब आपको पकड़ लेते हैं, पकड़ लिया उसने, लड़की ने गर्दन पकड़ ली और एक ऐसा मोमेंट आता है कि आपने उस वक्त पंचेज हमने नहीं रोके, आप लगी हुई हैं उसको पंच करने, बॉडी का वेट कैसे बैलेंस करते हैं कि वो रोल ना करे, वो आपको नीचे, क्योंकि तो बड़ा आसान होता है किसी के लिए भी उस वक्त, वो किसी भी तरफ आपको ले जा सकती है, इस तरफ या इस तरफ। तो इसमें कितनी ज़रूरत होती है आपकी बॉडी स्ट्रेंथ की और मेंटल टफनेस की? इसमें डिपेंड करता है कि वो मतलब किस तरफ मुझे लेके जा रही है, तो मुझे उसके अपोजिट जाना पड़ता है। अगर वो मेरा मतलब इस फाइट में उसने मेरा सर पकड़ा था, वो आगे की तरफ मुझे रोल करना चाह रही थी, अगर मेरा प्रेशर लाइक बॉडी वेट सर के मतलब ऊपर आ जाता, शोल्डर पर आता, तो वो मुझे ईजिली रोल करती। तो मेरा ये है कि मेरा जो बॉडी वेट है वो मैंने हिप्स के ऊपर रखा था, तो पीछे उसके बैक के पीछे, तो जिसकी वजह से वो मुझे रोल नहीं कर पाई। अच्छा, ये अनीता ठीक है वो रोल नहीं कर पाई, लेकिन जहन में तो होता है ना कि आपने ये सारी टेक्निक अपना ली और आपने कहा जी इस तरह करना। इसमें एक टाइम ऐसा होता है जब आपकी लेग्स की ताकत की बहुत ज़रूरत होती है कि आपको रोल बैक और हिलने ना दे, और दूसरा आपकी पूरी बॉडी के साथ आपका जहन एक साथ काम कर रहा होता है, क्योंकि जब तक आपका जहन कमांड नहीं देगा आपकी बॉडी को कि ये नहीं करने देना, तो वो बड़ा एक मेरा ख्याल है डिफिकल्ट मोमेंट होता है। और एक ऐसे टाइम पे जहां पर इतनी हाइप क्रिएट और शोर पीछे इतना हो रहा होता है, आपके कोचेस, आपके तो भाई सारे साथ खड़े होते हैं, बोल रहे होते हैं बार बार, तो कितना सुन रही होती हैं उनको और कितना अपने आप को सुन रही होती हैं? इसमें मतलब प्रैक्टिस हमारी मतलब वो ट्रेनिंग के टाइम पर ही होती है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तब भी भाई मुझे कॉर्नर करते रहते हैं, तो एक मेरा दिमाग में बना हुआ है कि जो पीछे से मतलब भाई कॉर्नर में जो भी बोल रहा होता है तो मैंने उसको सुनना है, बाकी लेफ्ट राइट जो भी हो रहे हैं। अच्छा, आप सुनती हैं नीता? हाँ कंटिन्यू जी, क्योंकि मुझे शोर सुनाई नहीं देता फाइट के टाइम, सिर्फ कॉर्नरमैन के अलावा शायद पता नहीं वो आदत होती है। क्या बात, तो वो ये प्रोफेशनलिज्म है नीता, यही प्रोफेशनलिज्म है। हमें भी कैमरे के अलावा कोई पीछे कुछ भी करता रहे, हमें नहीं पता चलता कौन क्या कर रहा है, ये सही बात है। अच्छा नीता, ये तो इसकी भी कोई प्रैक्टिस हुई या फिर करते करते हो गया ऐसा, या शुरू से आप ऐसी थी कि बस मुझे एक ही को फोकस्ड रहना है, जिसकी सुननी है उसकी सुननी है फाइट के दरमियान? जी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि भाई वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह वहाँ वो देखते रहते हैं जहाँ पर हमारी वीकनेस है और हमारा प्लस पॉइंट्स है, उनको पता होता है कि फ़ाइट के अंदर वो कहाँ किस तरह यूज़ करती है। तो वो फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर मैं कहीं पर फंस रही हूँ तो जो कॉर्नर से मुझे आवाज़ आ रही है उसको मैं फॉलो करूँ, और जहाँ पर मैं मार रही हूँ और ज़्यादा मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं तो उस पर भी ज़्यादा मतलब वो होता है कि और मारो, और फिर मैं वो चीज़ें कंटिन्यू कर लेती हूँ। जी। अच्छा उलूमी, कॉर्नर मैन क्या रोल है? बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बताया अभी तो अनीता ने, और सही बात है ये रोल होता भी, कितना उसको फोकस कितना होना पड़ता है? अच्छा, वो उसको कितनी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि हर सब कुछ ही वो देखना पड़ता है, तभी वो एक इंस्ट्रक्शन दे सकता है अपने खिलाड़ी को। जी, कॉर्नरमैन जो है एक तरह से समझे गार्डियन एंजल है आपका, जो आप जो करने बाहर से वो सब देख रहा है, लेकिन बोलना उससे सिर्फ तभी है जब आप कहीं फंस रहे हो। तो हल्का सा जो है ना आपको डायरेक्शन देनी होती है कि आप इस डायरेक्शन में जाओ, क्योंकि कॉर्नरमैन को पता है कि, या कोच हो गया जो उसको कॉर्नरमैन सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस हद तक जो है ना केज के बाहर आपका
जो कॉर्नर आपको अलॉट किया उस कॉर्नर में आपके जो बंदे खड़े हैं वो बोल रहे थे, इसलिए कॉर्नरमैन बोलते हैं, वरना वो आपके बेसिकली कोच होते हैं जो आपकी गेम को समझते हैं और अगले की गेम को भी समझते हैं, और ये पता है कि किस तरह से आप चलोगे और कहाँ पे आपने ट्वीक्स करने हैं, कहाँ पे चेंजेस लेके आनी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताएं रूमी, मेरे जहन में एक चीज़ है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी डायरेक्शन दे दी जाए जिससे नुकसान हो जाएगा, होता होगा क्योंकि 1000 फाइट्स होती हैं। अच्छा, ऐसा होता है फिर उसमें रिकवरी टाइम कॉर्नरमैन के लिए भी, यहाँ आपके कोच जो भी, उसके लिए कितना होता है कि उसको फिर एक नई चीज़, अगर ये नहीं हो रहा तो इसका तोड़िए, कितनी स्पीड, और जब गलत डायरेक्शन होती है क्या सोचता है आदमी? अब मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ ये है क्योंकि मेरी एक छोटी बहन है, तो गलत डायरेक्शन देने से पहले हज़ारों दफ़ा सोचना पड़ता है, हज़ारों बार सोचना पड़ता है। तो यूजुअली ये होता है कि आपके फाइटर हैं तो आप ठंडे दिमाग से सोचते हैं, तो आपको ज़रा इतना मसला नहीं होता। प्लस कोच वही बंदा बनता है जिसको इतना इतना एक्सपीरियंस हो, कॉर्नर में वही होता है जो उसको एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि आपने हज़ारों फाइटें जीती हो, उसका ये मतलब आपने हज़ारों गलतियाँ की हैं, आपको वो पता है कि ये चीज़ नहीं करनी, तब जाके आप कॉर्नर में आपको पता है कि ये चीज़ नहीं बोलनी इस सिचुएशन के लिहाज से। तो अनीता के लिए जो है ना, मुझे दिल और दिमाग दोनों ठंडा रखना पड़ता है, क्योंकि जब अनीता को मुक्का पड़ता है तो मेरे अंदर से आग निकलना शुरू हो जाता है। अनीता मुक्का मारती तो मैं छलांगे मारना शुरू करता हूँ। तो उसको ज़रा कॉम्पैक्ट रखना, उसको ना अपने एहसास जज्बात को दबा के रखना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑब्वियसली जैसे ही जो ना, जब भी मैं कुछ बताता हूँ अनीता को और मुझे पता चल रहा है कि मैंने गलत बोल दिया है, या तो अनीता खुद ही उसको जो है ना भांप लेती है कि ये करूँगी तो मुझे मार पड़ेगी, तो खुद ही वो जो क्विकली वो खुद भी फैसला लेती है, क्योंकि ये नहीं है कि अंदर हम जिस तरह जॉयस्टिक से बाहर खेल रहे हैं अंदर वो वह कर रही है। ऑब्वियस डिसीजन अनीता के सारे डिसीजंस हैं, लेकिन बाहर से हमारी सिर्फ तभी गाइडेंस आती है जब वो कोई मिस्टेक कर रही है, बिल्कुल जब कोई गलती करी है, कहीं फंसने वाली है, या तो जो चीज़ करी है वो आगे जाकर उसको कोई गलती के जो है ना उसको कहीं फंसा देगी। तो सिर्फ इतनी चीज़ हम बता देते हैं, और उसके अलावा सिर्फ क्योंकि अब हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम लोग हुंजा से हैं और हमारी ज़बान बहुत ही अलग है, और चाहे वो पाकिस्तान में को तो समझ नहीं आती होगी, वो किसी ओपोनेंट को समझ नहीं आती है। पाकिस्तान में भी जब अनीता ने ग्रैपलिंग में कम्पीट किया है, तब मैंने जो है ना उसको बुरुश स्कीम में बताया, इस तरह करो, बाजू ऐसे करो, समझ नहीं आती, देख रहे होते हैं कि क्या बोल रहे हैं। फिर बाहर भी जब होता है तो किसी भी इवेंट में, किसी भी फाइट में, जब भी अनीता को मैंने कोऑर्डिनेट किया, हमेशा से मैंने उसको जो है ना, एक वीडियो काफ़ी जो है अनीता की वो वायरल हुई थी जिसमें अनीता ने मार के अगली को खून किया था, yes. मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत लाउड थी, और सारे हुंजा के लोग यही कहते हैं कॉर्नर में जो बंदा बोल रहा है इसने बड़ा बेहतरीन काम किया, क्योंकि हमें भी समझ आ रही है इसने क्या बोल रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत मैटर करती हैं उस टाइम। अच्छा अनीता, यही चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, दूसरा ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि मिस हो जाता है, कोई चीज़ ऐसी कह देता है आपका कोच या कॉर्नरमैन, जो शायद उस वक्त आपको ना समझ आ रही हो या उसका उस तरह फ़ायदा ना हो रहा हो, और फिर आपने खुद को भी ढालना होता है। कभी ऐसा हुआ है कि वो गलत डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन आ गई हो रूमी की तरफ से, आपने कहा ठहरो मैं बाहर आके बताती हूँ रूमी को, अभी बताती हूँ, भाई होगा घर पे? आज तक मुझे नहीं बताया वैसे। आज राज फाश होने वाला है मेरा। अब बताएं, आज तो बहुत ज़रूरी है ये अनीता। नहीं, मेरे ख्याल में दोनों का जो कम्युनिकेशन वाला स्किल होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको मतलब फ़ाइट के अंदर हमें फोकस भी रहना पड़ता है, और बाहर जो कॉर्नर में लाइक कोच जो बोलता है उसको भी सुनना पड़ता है। बट ये नहीं कि आप वो बाहर गलत बोल रहा है आप वो दूसरा कोई काम कर लो। बस मतलब ये होता है कि फ़ाइट कर रहे, चल रहा है किसी चीज़ में, अगर आगे से कोई पंच आ रही है या हमें थोड़ा सा डिले हो रहा है उसको देखने में, तो जो ही मुझे बोलता है स्लिप कर लो, तो मैं स्लिप जो ही करती हूँ वो पंच निकल जाता है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है। अच्छा ये बताएं अनीता, पंच से आप बचने की, जैसे अभी आपने एक टेक्निक खुद बता दी, स्लिप करना और ब्लॉक करना, एमएमए के अंदर चूंकि फ्री स्टाइल है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो इसमें ब्लॉकिंग डिफरेंट होती है बाकी मार्शल आर्ट्स, कराटे या दीगर जो गेम्स हैं उससे, बॉक्सिंग वगैरह से? सेम होता है, स्लिप ब्लॉक वगैरह सब सेम होता है। बस ये कि स्लिप में ये है कि आप सर निकालते तो पंच निकल जाती है, ब्लॉक में ये होता है कि आधा मतलब एब्जॉर्व होता है पंच का पावर, पूरा एब्जॉर्व नहीं होता है, या आप स्लिप करने में सर निकालने में लेट होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि चिंग को हम सेव करें, ब्रेन को हम सेफ रखें, तो बस हाथ ऊपर करना या मतलब इस तरह चीज़ें करना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है अनीता फाइट के दौरान के स्लिप करने की कोशिश की हो, सर बचाने की, और लगी भी हो? चूंकि इंटरनेशनल इतनी अच्छी फाइट्स इतने बड़े बड़े फाइटर्स के साथ की हैं, ऑब्वियसली उनकी भी बड़ी स्ट्रेंथ रही है, तो कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ट्रेनिंग में मुझे इस तरह ज़्यादा मार पड़ती है, लेकिन वो तो भाई घर का गुस्सा निकाल लेते हैं शायद कि चलो भाई ये हमें घर पे हमारी नहीं सुनती तो यहाँ थोड़ा सा गुस्सा निकाल ले। फाइट के टाइम इस तरह मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कोई पंच नहीं पड़ी है अभी तक। एक चीज़ ज़रा, किन किन कोचेस का, मतलब भाई ऑब्वियस है कि आपके साथ एक टीम है, आपने अभी आतिफ साहब का भी नाम लिया, किन किन कोचेस का आपकी ज़िंदगी में ये रोल रहा है जहां आज आप खड़ी हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह ये बेल्ट्स और इस तरह की कई बेल्ट पाकिस्तान के लिए लाई हैं, उनको भी क्रेडिट देना बड़ा ज़रूरी होता है। तो किन किन कोचेस का आप समझते हैं कि बड़ा रोल रहा है? ऑब्वियसली हाँ, और इनको छोड़ दें, इनका पता है मुझे। ऑब्वियसली भाई मतलब कोच सुल्तान, कोच एहतिशाम, कोच शेर आलम, कोच आतिफ और कोच भैया जी। ओ कोच भैया जी, ये बात है। एहतिशाम भाई का जरा मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा, उलूमी पहले जरा, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ा नाम है और ऑब्वियस है कि हम सबको पता है कि उन्होंने, समझ लिया आप, इंट्रोड्यूस सही से एक सही मानों में पाकिस्तान में एहतिशाम भाई ने बताया कि भाई ये होता है एमएमए, ऐसे जीत। आप उनके नक्शे कदम पे मतलब कई लोग, आप तो चलो माशाल्लाह फाइटर बन गए दोनों, और बड़ा एहतिशाम भाई से आपकी कितनी ज़्यादा एफिलिएशन रही और आपने उनसे क्या क्या सीखा? दूसरा, उनकी जो कोचिंग या जिसका भी अनीता जिक्र कर रही है, वो कितनी ट्रांसलेट होती है इनकी फ़ाइट में और आपकी फ़ाइट में? मेरे लिए तो जब भी मैं कोच एहतिशाम का किसी से बात करूं या कहीं भी उनको डिस्क्राइब करूं, तो मैं जो भी हूं वो, मतलब मुझे जो भी आता है वो मैं उनका प्रॉब्ली 10% जो है ना, जो उनका नॉलेज है उसका शायद 10% हो मेरे पास। बहुत बड़ी बात। तो मुझे जो भी बनाया है, मैं जो भी हूँ, जो मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने को कि आज तक मैं जो भी हूँ, जो भी लोगों के सामने लोगों को लगता है क्या फाइटर है, क्या टेक्निक है, अकल है, ये वो सारा कुछ जो है ना, दैट्स बिकॉज ऑफ कोच एहतिशाम। क्या बात। और उन्हीं की वजह से ही मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना ब्लेसिंग है कि मुझे बड़े भाई में जो है ना कोच बने मेरे, कि उन्होंने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके खुद सीखा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये पेशेंस जो है ना अल्लाह ने अता की कि मैं चुप करके सुनूं उनको, और उसकी वजह से फिर उसी प्रोसेस को ट्रस्ट सख्ती भी किया। करते थे? सख्ती बहुत ज़्यादा थी और सख्ती बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। उनसे सख्त उस्ताद, शायद उस्ताद हम इसलिए उनको बोलते हैं क्योंकि वो हैं उस्ताद, उस्ताद भाई, एक वो लेवल हैं। है, मतलब ग्रैंड पाकिस्तान के जो ग्रैंड मास्टर सारे ही हैं, उन्हें कहते हैं वो उस्ताद ही हैं, वो बहुत बड़ा नाम है ना, पाकिस्तान इसलिए में हम जो कहते एमएमए के ग्रैंड मास्टर है ना, वो कोच एहतिशाम है। बल्कि पाकिस्तान में नहीं, पूरे मैं कहूँगा ये जो हमारा जो रीजन बनता है इस तरफ सर, आप दुनिया में, अभी मैं रिसेंटली एक थाई प्लेयर को सुन रहा था, उन्होंने उनको बड़ा प्रेज किया, उन्होंने कहा जी क्या उस बंदे की टेक्निक। फिर मैं ईरानी प्लेयर को सुन रहा था, इवन मैं भारतीय एक प्लेयर से उनके हवाले से, तो माशाल्लाह वो एक वर्ल्ड वाइड और अच्छी बड़ी फिगर है। बिल्कुल। अनीता को एहतिशाम भाई कितना सख्ती और क्या कुछ सीखा उनसे, और ये उलूमी कितनी सख्ती करते? सच सच, यही यहाँ बैठे इसलिए नहीं, सही सही बताएं, अभी मौका है, बता दें। नहीं, इतनी ज़्यादा सख्ती ट्रेनिंग के टाइम सख्ती नहीं करते जितना डाइट के ऊपर सख्ती करते हैं। हाँ, खुद भी तो देखें कितने स्मार्ट है, सालों से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। और रही बात लाइक कोच एहतिशाम के साथ ट्रेनिंग करने की, मुझे लगता है लाइक जितना हमने थाईलैंड में इवन एक्सपीरियंस लिया है इतने बड़े बड़े कोचेस के साथ, लाइक उनको अगर हम कोई चीज़ पूछते हैं ना, लाइक जो बाहर के कोचेस हैं उनको या एक या दो चीज़ें आती हैं, और कोच एहतिशाम को लाइक मैं तो मल्टी टैलेंटेड बहुत ज़्यादा, कोई एक चीज़ बोलते हैं वहाँ हमें 10 चीज़ें हमें बताता है कि ये यहाँ से आप ये कर सकती है, वो कर सकती है। मुझे लगता है उस मतलब कोच एहतिशाम जैसा कोच एमएमए के अंदर कहीं पर भी नहीं है। और हम मतलब जितने भी पाकिस्तान में टॉप एथलीट्स हैं, शायद फाइट फोर्ट्रेस के अंडर टॉप एथलीट्स हैं, सब कोच एहतिशाम के अंडर आए हुए हैं, सब ने इसी तरह उनसे सीखा है और आगे आए हैं। अच्छा अनीता, ये ब्लेसिंग है, समझती हैं अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मौका दे दिया कि एहतिशाम भाई आपको ट्रेन कर रहे हो, क्योंकि वो उसकी ट्रेनिंग की बात मैं करूँ ना, तो वो बहुत सारे, मैंने जैसा जिक्र किया अभी ईरानी प्लेयर्स का और थाई प्लेयर्स का और इंडिया के प्लेयर, इवन हमने बहुत सारे रशियन प्लेयर्स से भी सुना कि बहुत आला टेक्निक के वो, और ये बड़ी बात होती है। तो आप ब्लेसिंग समझती हैं इसको कि भाई आराम से कोच एहतिशाम की कोचिंग मिल गई? जी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि 1 साल के अंदर ही मुझे इंटरनेशनली फ़ाइट मिला था, और जब मैं बाहर गई और लड़कियों को मतलब उठा के फेंक रही थी, ट्रेनिंग कर रही थी, तो सारे मतलब शुरू में उनको लगा कि इसको कुछ नहीं आता है, पाकिस्तान से आई है, क्या ही सीख के आई होगी। तो जब मैंने मतलब टेक्निकली उनको हराना स्टार्ट किया, वो परेशान हो गए, वो कहते कहाँ से सीखा आपने, किस से सीखा? मैंने कहा भाई है हमारा बड़ा उस्ताद। और अभी मैं एक और बात इसके साथ जो है ना, इसी बात का फ़ायदा उठा के मौके पर चौका मारूंगा कि अभी कोच एहतिशाम के साथ हमने जो है ना तकरीबन 8 महीने लगा के हमने एक ओवरऑल जो है करिकुलम डिज़ाइन किया मिक्स मार्शल आर्ट्स का, उर्दू ज़ुबान में। बहुत अच्छा काम किया, लिटरेरी काम किया भाई, इसका लिटरेचर हमें चाहिए भी था। तो ये चीज़ जो है ये हमारे पास तकरीबन कोई 500-600 गीगाबाइट्स का हमारे पास डाटा है, जिसमें हमने कोच एहतिशाम ने डिटेल में पूरी मिक्स मार्शल आर्ट सिखा दी है। अच्छा उलूमी, मैं मुफ्त में चीज़ें नहीं पूछूंगा कि यहाँ आप सारी बता दें, लेकिन
कम से कम कुछ ऐसे पॉइंटर जो आप समझते पॉइंटर्स के तौर पे कि उसमें ये चीज़ें हैं और वो देखने, लेने, खरीदने वाले, सुनने वाले के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ख्याल है एहतशाम भाई ने अगर कोई चीज़ डिज़ाइन की होगी उससे बेहतर क्या हो सकता है, बात ही खत्म हो जाएगी उसके बाद। क्या पॉइंटर्स हैं, हम किस चीज़ को मद्देनज़र रख के समझें कि उस करिकुलम में ये चीज़ें मौजूद हैं? ये बेसिकली आप ये वही मुफ्त में मार्केटिंग वाली बात है। मेरे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का। बेसिकली ये है कि उन्होंने बनाया है, हमारे इसके 4 मॉड्यूल्स हैं जिसमें आपकी स्टैंड अप आ जाती है, मतलब इसमें किक बॉक्सिंग है, फिर आपकी क्लिंच फाइटिंग है, फिर आपकी जो है ना ग्रैपल बॉक्सिंग है, फिर उसके बाद ज़मीन पे जो मतलब MMA के जितने भी एस्पेक्ट्स आते हैं उसमें स्टैंड अप के स्ट्राइक करना हो, आपको जो है ना रेसलिंग उसमें हो, आपको केज के साथ लड़ना हो, आप गिरा के मारना हो, आपको किसी ने गिराया उसमें उठ के खड़ा होना हो, सारी चीज़ें ओवर ऑल एंड ऑल जो है ना कवर किए गए हैं। 4 मॉड्यूल्स हैं और चारों मॉड्यूल्स जो है ना अभी हम उसको बिल्कुल फाइनल कर रहे हैं, रेडी टू गो है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम उसको किस प्लेटफॉर्म पे डालें कि वहाँ पे लोगों के लिए इजीली एक्सेसिबल हो। अब ज़बरदस्त। अनीता, कुछ इसमें हेल्प आउट आपने भी की है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है? देखिए, फीमेल आप पहली फाइटर हैं हमारे लिए जो प्रोफेशनल फाइट लड़ रही है पाकिस्तान की। चूँकि मैंने आपके साथ एक आधी बार शायद जिक्र भी किया बुशरा कटाना का, मुझे वो बच्ची बहुत ज़्यादा अच्छी इसलिए लगती है कि मैंने उसको फाइट करते सामने से देखा है। और लिटरली बताऊं अगर मैं मतलब तो शी रिमाइंड्स मी अनीता कि यार अनीता जैसी, अनीता जब बहुत आपने स्टार्ट लिया था, जितनी फुर्ती, जितना जज्बा था, क्योंकि फॉलो कर रहे हैं आपको डे 1 से, तो हमें पता है। तो अनीता, जो जूनियर्स हैं आप समझती हैं उनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए MMA को लेकर पाकिस्तान में, क्योंकि अब टैलेंट बढ़ा, लड़कियों को बड़ा शौक हो रहा है आपको देखा देखी, तो आप समझती हैं कुछ होना चाहिए लड़कियों के लिए? ओबियसली लास्ट में अभी लाहौर गई थी और वहाँ पर ख़वातीन के भी फाइट्स, मतलब लड़कियों की भी फाइट्स हो रहे थे। NFT वगैरह? हाँ, NFT में गई थी, तो वहाँ पर इतनी मतलब ज़्यादा अमाउंट में लड़कियाँ आई हुई थी, compete कर रही थी, और मुझे लगता है वो बहुत जल्द ही इंटरनेशनल लेवल पर आएंगे। बट द थिंग इज़, वहाँ पर आने के लिए उनको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत है। और अगर ये स्पेशली ये जो कोच एहतिशाम का जो ये पूरा सिलेबस अगर फॉलो करते हैं, हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। बस मसला ये होता है कि हमारे इधर कोई आपको कोई मुफ्त में कोई चीज़ सिखा रहे हैं ना, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बाहर ये होता है कि लोग मर रहे होते हैं कि कोई कहीं से कोई फ्री में कोई नॉलेज दे रहा होता है, तो सारे अपना 100% देते हैं, पैसे भी दे के करते हैं, और अगर मुफ्त में हो तो 200% देते हैं। यहाँ पर ये है कि हम मुफ्त में कोई चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं या नॉलेज शेयर करने की कोशिश करते हैं, तो इतना सीरियस नहीं लेते। ये बात सही। अनीता, कोई आया अभी तक आपके पास फीमेल में से कि जी मैं, या आपकी तो खैर रसाई बड़ी मुश्किल है ना अनीता, पाकिस्तान होती ही कहाँ है पाकिस्तान, और होती है तो उनजा चली जाती हैं या फिर सारा दिन अपनी वो पढ़ाई और क्लासेस में रहती हैं, तो कभी हुआ है अनीता कि कोई आई हो कोई फ़ैन के तौर पर कि जी मैं सीखना चाहती हूँ, कोई इंटरेक्शन कभी ऐसे हुआ है? बहुत से फीमेल्स लाइक दूसरे मतलब जितने भी लड़कियां हैं आ रही हैं, लाइक हमने आपसे सीखना है, लेकिन बहुत कम ऐसे फाइटर्स, फीमेल फाइटर्स आती हैं जो सीरियस हो के कि भाजी आप हमें ये थोड़ा सा टेक्निक सिखाएंगे या इस तरह कुछ हमें सिखाएंगे, ये बहुत कम है हमारे अंदर। तो अगर आप एक दूसरे से सीखने की अगर आप में चाह ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी आगे बढ़ सकते हैं। आप में ये होना चाहिए, आपका जूनियर हो या सीनियर हो, कोई अच्छा काम करता है, इवन मैं लड़कों के साथ ट्रेनिंग करती हूँ, अगर वो कोई अच्छा काम या अच्छी टेक्निक करते हैं तो मैं उनसे सीख लेती हूँ और वो मुझसे सीखते हैं। इसी तरह मतलब हमारी ग्रूमिंग होती है और हम इम्प्रूव करते हैं। और इसी तरह दूसरे फीमेल्स फाइटर के लिए भी है, कहीं पर भी आपको अच्छी टेक्निक नज़र आती है, चाहे वो जूनियर हो सीनियर हो, आप सीखने की कोशिश करें। अच्छा, ये बताएं अनीता और उलूमी दोनों से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, जो हम लड़ता हुआ देखते हैं यूट्यूब पर अवेलेबल या बाकी किसी जराए पर, क्या वहाँ से भी सीखा जा सकता है, पता चल जाता है अनीता? अगर आपने कुछ सीखना हो या किसी को देखना हो, तो क्या ऐसा होता है कभी आपने भी गाइडेंस ली हो कि दूसरा बड़ा फाइटर है उसकी फाइट देख लें तो उससे कुछ सीख लें, तो ये होता है ऐसा? जब भी लाइक UFC के स्पेशली फाइट्स होते हैं या दूसरे कोई भी अच्छा फाइट होता है, नॉट जस्ट UFC, दूसरे भी इवेंट्स के जितने भी कोई आपको देखा, सबको देखते हैं। एक्चुअली मैं सब फाइटर्स को देखती हूँ। मुझे लगता है केज में उतरना कोई आसान बात नहीं है, और सब में ऐसी कोई खूबी होगी जो वहाँ पर आए हैं, तो मैं सबको फॉलो करती हूँ, सब में एक अच्छी कोई चीज़ देखती हूँ। और जो भी कोई अच्छी फाइट होती है हम मिल के बैठते, मतलब बैठ के मैं और भैया कभी कभी फ्री या सैटरडे के शाम को हम फाइट्स देखते हैं और टेक्निक के ऊपर बात करते हैं, और उसको हम अगले मंडे ट्यूसडे उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। जी, वाह वाह, किस पे करती हो अनीता? वहाँ पे जो ये बैठे हैं
ये अच्छा उर्मी, यही चीज अगर आपसे पूछूं कि अब जैसे हम किसी अच्छे फाइटर की फाइट देखें, मैंने खुबैब का तो एक नाम ले लिया ना, ग्रेगर है और बहुत सारे हैं, वो खुद बहुत अच्छा फाइटर था नो डाउट, लेकिन खुबैब ने चूंकि इतना बड़ा नाम अपना पैदा कर लिया है और दुनिया उनकी बड़ी फैन है, फिर उनका भाई बहुत अच्छा अब, और वो उसको कोच भी कर रहे हैं आपकी तरह, जैसे आप लोग लगे हुए अनीता को कोच कर रहे, तो ये बताएं कि खुबैब हो या इस तरह के और आप हो गए, आपकी फाइट को देखे सीख सकते हैं क्या, वहां से भी सीखा जा सकता है? बिल्कुल, जिस तरह पढ़ाई में आप रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ के आप उससे सीखते हैं, हमारे लिए बिल्कुल इसी तरह होमवर्क ही है। हम किसी अच्छे फाइटर को जिसको हम लुक अप करते हैं, या तो हमें कहीं पर नज़र आता है कि इवेंट्स, मतलब ये है कि आप हम लोगों के लिए हालात हाजरा के जो है ना से खबर रहने की, बिल्कुल ऐसा ही हम सारी फाइट्स इसीलिए देखते हैं, क्योंकि हमें ये होता है कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जो हमें इन फाइट भी, अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि फाइट चल रही है और बंदे ने कोई पंच फेंका है, कोई ऐसी टेक्निक की है जो दिमाग में मेरे जो है ना चल रहा है कि ये मैंने फलानी जगह देखी थी, किसी दूसरे बंदे ने यही काम किया था, तो ओपोनेंट ने क्या किया था। तो अभी फॉर एग्जांपल 2016 में जो मेरी फाइट थी उसमें मैंने एक राइट पंच फेंका तो बंदा इस तरफ मूव किया करके वापस आया, तो मुझे एकदम से वो एक फाइट, पुरानी फाइट याद आई, तो मैं हुक मारने लगा था, तो फिर मैंने जो है ना ऐसे अपर कट करके हुक कर दिया, इसमें नॉक डाउन हो गया। तो वो चीज़ें एकदम से दिमाग में आ जाती हैं, आपको जो है रिप्ले हो जाती हैं, और साथ ही साथ ये कि आपका नॉलेज पूल बढ़ता है, आपको अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग होती है, यार इतने दूर से बंदा किक क्यों मार रहा है, पंच क्यों मार रहा है, लेकिन ये इतना करीब से इसने ये क्यों किया, वो क्यों किया। फिर जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, फिर आपको समझ आता है अच्छा इसने शायद इसीलिए किया होगा, शायद इसलिए किया होगा। फिर आपका अपना जो है नॉलेज जो बॉक्स है वो बढ़ जाता है, और आप जो है ना फिर उसमें ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। क्या बात है। अच्छा, एक ब्रेक के बाद लास्ट सेशन होगा, अब जल्दी जल्दी हम जरा डाइट प्लान चोरी चोरी पूछ लेंगे अनीता से और उलूमी से, क्या है, कैसे अपने डाइट को प्लान करते हैं, और प्रैक्टिस सेशन में कितनी टफनेस होती है और किन किन चीजों पर काम होता है, ताकि सुनने वालों के लिए ये काम भी आए। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। ये है वो शानदार बेल्ट जो अभी अनीता ने जीती है पाकिस्तान के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह से 2 मिनट और 13 सेकंड की फाइट में। मैंने सोचा बड़ी देर से अनीता ने टेबल पे रखी है तो क्यों ना मैं आप सबको दिखाऊं, क्योंकि यही वो बेल्ट है। अब तो अनीता ही हो गई मेरी, आपने तो जीती पाकिस्तान के लिए और मैं भी पाकिस्तानी, और आपको तो बड़ा मैंने सपोर्ट किया, तो बस ये मेरी हो गई। अच्छा जी अनीता, एक ऐसा सवाल जो शायद पता नहीं किसी ने आपसे पूछा या नहीं पूछा होगा, कभी आपकी लाइफ पर अगर कोई मूवी बने तो कोई ऐसा नाम आपके जहन में है कि उसका कोई नाम सजेस्ट करें, फिर कोई ऐसा आर्टिस्ट या फीमेल जो भी कोई आर्टिस्ट कभी देखती होंगी मूवी शूवीज, तो देख कोई ऐसी जो आप समझती हैं कि ये रोल वो बड़ा अच्छा कर सकती हैं या वो करें, कभी सोचा है? पता नहीं, शायद मैं खुद करना चाहती हूँ। क्या ये अच्छा था? अनीता कर लेंगी एक्टिंग? मुझे एक्शन मूवीज बहुत पसंद है और मैं एक्शन मूवी में जाना चाहती हूँ। वेरी गुड, ये अच्छी बात है अनीता। वो साथ बैठे भाई ने तो कर ही लिया है काम, वो उन्होंने तो एक काम कर लिया जी। वो जो करते हैं मैं उनको ही फॉलो कर रही हूँ। पहले ब्राउन बेल्ट लिया, फिर ब्राउन बेल्ट ली, अब बेल्ट भैया ने लिया था मुझसे पहले, मैंने भी ली, सेम टाइम पर ली, शायद बराबर, और 2 मिनट 13 सेकंड में पूरा हो गया, साइन आ रहे हैं शायद। अच्छा ये बताएं अनीता, कोई नाम सोचा अगर ऐसे कभी हो, फर्ज करें कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई बायोपिक बने, बड़ी जबरदस्त होती हैं आपके हवाले से, क्योंकि आप एक पहली फीमेल फाइटर हैं, वो किसी ना किसी को तो जहन में आएगा ही, नहीं आएगा तो इस सवाल के बाद आ जाएगा, तो कुछ सोचा है कि नाम क्या होना चाहिए? पता नहीं, शायद द लेजेंड ऑफ द आर्म कलेक्टर। ओह, मैं तो खाली कहूंगा द आर्म कलेक्टर, क्योंकि यही एक खासा है अनीता का और यही टाइटल है अनीता के पास, बड़ा जबरदस्त हो जाएगा अनीता, वाह, और खुद ही करेंगे एक्ट। अच्छा ये जरा कर लेंगी, इतना शाय हैं आप तो अनीता, कर लेंगी? कोशिश कर लूंगी, बस कद का मसला होगा। ये तो रिंग में जो जाने वाले उनसे पूछें कि आपका कद फाइट में माशाल्लाह कितना बड़ा है, कमाल है। अच्छा रूमी, एक तो ज़रा हम आएंगे अब इस पे कि क्या ऐसा खाने पीने में रोक टोक होती है जो आप अपने ऊपर भी लगाते हैं, आपके कोचेस भी आप पे लगाते हैं, अनीता के कोचेस, आप सारे मिलके ये ज़रा रोक टोक करते हैं, और क्या है वो चीज़ जिसको आप मुतवातर नहीं खाते या उससे बचते हैं कि इससे शायद वेट का कोई मामला हो या फुर्ती में कोई तब्दीली आए? 2 चीज़ें हैं जो कि हमारे पाकिस्तानी हाउस होल्ड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, कंज्यूम किया जाता है, जो अनीता का भी इशू था शुरू में। तो जब हम फर्स्ट टाइम थाईलैंड चले गए, वहाँ पे मैंने इसको सामने बैठ के जो है ना ये चीज़ फर्स्ट टाइम मैंने नोटिस की, जो मुझे पहले से पता था लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली अब हम ऐसी जगह में थे कि वहाँ पे जो है ना फोकस करना ज़रूरी था। तो एक निवाले के बाद 1 सिप पानी आता था इसका, और मतलब 1 रोटी के साथ समझ लें 1 लीटर पानी पी जाती थी। तो वो ये है कि आप वो बहुत ही आपके हाजमे के लिए अच्छा नहीं है, सादा अल्फाज में। अच्छा, तो मैंने इसको इस तरह टॉर्चर करना शुरू किया कि इसने कहा भाई पानी पीना है,
तो मैंने जो पानी की बॉटल होती है उसका जो ढक्कन होता है उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के देना शुरू कर दिया, ओह ताकि वो प्लेसिबो इसका पूरा हो कि हाँ मैं पानी पी रही हूँ। तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता इसकी वो आदत ख़त्म हो गई, तो जो ब्लोटिंग से जो उसकी बॉडी में होती थी वो जो है ना कम होना शुरू हो गई। फिर दूसरी चीज़ जो थी वो थी शुगर, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड में हो, कि आप कुछ मीठा खाते हैं या कुछ मीठा पी रहे हैं, जिस तरह आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई या तो डब्बे वाले जूस टाइप की चीज़ें हो गई, तो वो चीज़ें जो है ना हमने कट करना शुरू कर दी। तो शुगर के लिए जब इसको क्रेविंग्स वगैरह होती है तो हर तरह का फ्रूट इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया। तो अब थाईलैंड में अब फ्रूट इतने किस्म के हैं कि वहाँ पे मौसम का भी मसला नहीं है कि आपको हर मौसम में जो है ना फ्रूट अवेलेबल है पूरी दुनिया हर से आ मौसम जाता का है ना, फ्रूट वहाँ तो कोई अवेलेबल है, मसला ही नहीं है। पूरे साल एक ही जैसा उधर जो है ना मौसम रहता है। तो वो हमारे लिए फिर बहुत बेहतर साबित हुआ। तो ये दो चीज़ें हैं बेसिकली जो कि हमारी सबसे मेन प्रॉब्लम है। फिर तीसरा ऑब्वियसली आपका लाइफस्टाइल आता है कि आपका स्लीप रूटीन आता है, आप लेट नाइट खाते हैं, कितना लेट खाते हैं। लोग यूजुअली करते हैं कि कल वीकेंड है, कोई मसला नहीं है, फ्राइडे नाइट को जो है ना मूवी देख ली, साथ में ठूसते गए और जो है ना बिंज ईटिंग की, रात को 11 से लेकर सुबह 4 बजे तक सीजन देखते रहे, वो खाते रहे, आइसक्रीम खाए, चॉकलेट खाए, वो जो है ना लोड करते रहे। कोई बात नहीं, मंडे को मैं वर्कआउट कर लूँगी तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो एक चीज़ है जो आपका जो डिसिप्लिन होता है उससे वो आप डिट्रैक्ट हो हाँ, जाते हो। नेग्लिजेंस किसी सूरत। अच्छा अनीता, दो चीज़ें, एक तो मीठे से कैसे बचती हैं, अब तो खैर खाती ही नहीं है, मैं तो बड़ी बार बिस्किट वगैरह कोशिश की, अनीता कहती है नहीं भाई बगैर चीनी के हम, इस छोटी सी एज में आपने इसको बगैर चीनी पे लगा दिया। अच्छा दूसरा फ्रूट का इंटेक ज़्यादा करना, तीसरा पानी से, क्योंकि पानी तो हर फाइटर को ज़रूरत होती है और मुझे पता है कि तो आपको अर्ज होती है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे अभी उलूमी ने एक प्रैक्टिस अपनाई कि कम कम करके तो वो ब्लोटिंग वगैरह इन चीज़ों से बचत की, तो कैसे खुद पे इतना कंट्रोल किया अनीता, और कब ये, मतलब ये तो शुरू में तो बहुत मुश्किल हुआ होगा। जी, शुरू में तो बहुत ज़्यादा टफ था क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है और मीठे के लिए हमेशा कहती हैं हाँ, खाती नहीं है। नहीं मैं खाती हूँ, बहुत ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन जब भैया होता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है क्योंकि जिम में फिर वो एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ता है मुझे। बाकी ये है कि पानी जो है इनटेक वो फिर हम ट्रेनिंग के टाइम उसको रखते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग से पहले वो हम जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है हम उस हिसाब से पानी भी पीते हैं। और खाने के ऊपर तो हाँ बंद की है मैंने पानी पीना, खाना खा के आधा घंटे के बाद फिर पानी पीना स्टार्ट करती हूँ। और मीठा तो फाइट जब करीब आती है तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाती, बहुत दूर ही रहती हूँ। वैसे मीठे में क्या शौक से खाती हैं? सब चीज़ें, सब, बस मीठा होना चाहिए, बस मीठा होना चाहिए जी। और भाई साथ नहीं होना चाहिए, आगे पीछे कहीं नहीं होना चाहिए, बस ये फिर सही है फिर भी मामला। पकड़ लेते हैं मुझे। अच्छा ये बताएं अनीता, गोश्त के हवाले से बहुत सारी मिथ हैं कि आप चिकन कम खाते होंगे या गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा और बहुत फ्राई नहीं, और ये ऐसा दुरुस्त है, ऐसा क्या? जी लाइक हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी लाइक प्रोटीन पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा रखें देन कार्ब्स से, कार्ब्स कम रखते हैं। और उसमें ये होता है कि अब फ्राई हो, डीप फ्राई हो, अब पता नहीं इधर मतलब ऑयल भी इस तरह आते हैं, तो हम अवॉइड करते हैं वो चीज़ें क्योंकि आपकी बॉडी को वो स्लो करता है। तो हम प्रेफर करते हैं या वो स्टेक हो या बॉयल में हो, तो उससे ये होता है कि आप मसल गेन भी होता है, क्लीन मसल होता है और वेट कट में भी हेल्प होता है, बाद में हमें ज़्यादा टॉर्चर नहीं देखना पड़ता। अच्छा उलूमी, चूंकि आपने भी एक स्टे ऑर्डर ले रखा है ना, आप माशाल्लाह अपना वेट बढ़ने दे रहे हैं, कमाल है, तो आप खुद पे क्या इम्प्लीमेंट करते हैं? यही सख्ती करते हैं खुद पे और मीठा वगैरह से आप बिल्कुल दूर हैं? बिल्कुल, मुझे शायद अल्लाह की तरफ से है कि पहले से मीठा पसंद नहीं था, सिर्फ एक डोनट पसंद था मुझे। लेकिन वो जो लास्ट मेरी टाइटल फाइट थी उससे पहले एक और फाइट थी जिसके जो कैंसिल हो गई, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा सैड हो गया, डोनट काफी खाना डिस्टर्ब शुरू हुई, करे। यस बिल्कुल, तो मेरा वेट जो ना शूट कर गया 89-90 किलोज पे। अच्छा इतना भी हुआ है weight? 89.6 पे मैं गया था, 89.8 पे। फिर वहाँ से मुझे पता था कि मैंने 4 हफ्तों में 61 वेट देना है वो टाइटल फाइट के लिए, तो फिर वहाँ से मैंने कट करना शुरू किया, बिल्कुल शुगर ज़ीरो। तो अल्टरनेट्स बहुत ज़्यादा हैं आपके पास। अगर आप किसी चीज़ की क्रेविंग होती है तो वो एक साइन है कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है। मीठा खाना है तो मतलब बॉडी में कार्ब्स की कमी है। यार क्या बात है आपकी भाई, पता नहीं कैसे कर लेते हैं आप दोनों, बहुत बड़ी बात है। अनीता, ये जो ब्राउन बेल्ट ली और उसके बाद मार खाई सबसे, तो वो क्या था? ये प्रमोशन था, ये होता है ब्राज़ीलियन जुजुत्सु में, उसमें हाँ कितने 5 ना 5 बेल्ट होते हैं, वाइट, ब्लू, पर्पल, ब्राउन, फिर ब्लैक बेल्ट आता है। तो उसमें ये होता है कि जितना आप ट्रेनिंग करते हैं, सबसे पहले हमें वाइट बेल्ट मिलता है, उसके बाद आप थोड़ा सा ट्रेनिंग करते हैं, बीजेजे के बारे में थोड़ा समझते हैं, टेक्निक समझने लगते हैं, फिर आपको ब्लू बेल्ट मिलता है। और उसमें ब्लू में ये होता है कि अब जब सबमिशंस लगाने लगते हैं दूसरे को और टेप करवाते हैं या
कहीं पर compete करके मतलब जीत कर medal- आते हैं कोई जबरदस्त उसके किस्म बाद का। फिर हमें पर्पल मिलता है, और पर्पल में ये होता है थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाता है। आप कोई सबमिशन आप अटेम्प्ट करते हैं, अगर वो नहीं होता आप दूसरे सबमिशन की तरफ जाते हैं, तो इस तरह नॉलेज जितना बढ़ता जाता है उसमें फिर बेल्ट्स मिलते रहते हैं। कमाल है। अब सिर्फ ब्लैक रह गई आपकी है, ब्राउन के बाद अब आपने ब्लैक पे ही जी। जाना है। ब्राउन तक आप पहुंच गई हैं। कितने साल लगे ब्राउन तक पहुंचने में अनीता? तकरीबन 10 साल लगे मुझे ब्राउन तक आने में जी। उसके बाद जब हमें प्रमोशन होता है, अब इसमें ये होता है कि बेल्ट से पीछे से मतलब बेक से मारते हैं, तो हर उसमें होता है जहाँ पर भी ये ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु के प्रमोशंस होते हैं, बेल्ट चेंज होता है, तो ये रूल है कि आप मतलब उसको मारो। अगली फाइट कब है अनीता? क्या एक्सपेक्ट करें अगली फाइट, और कहाँ है? कि इंटरनेशनल फाइट है, किसी इंटरनेशनल खिलाड़ी से है? जी अभी बहुत जल्द वो फाइट होगी, बट ये कि वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है और हम भी उसको अनाउंस नहीं कर सकते, तो बहुत जल्द 1-2 दिन में ही हम उसको हाँ ठीक है, जी जी obvious है, ऑफिशियली लेकिन जब वो क्या वो आएगा। भी इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ ही जी है? जी जी सारे मेरे होगा कहाँ, इंटरनेशनल पाकिस्तान में ही? नहीं, वो बाहर ही होगा जी। बस आप एक ही फाइट आपने हमारे सामने लड़नी थी, बाकी आपने फिर से वापस चले जाना है बाहर, और बाहर चले उसके लिए तो बहुत ज़बरदस्त। उलूमी कोई ज़रा ऐसी चीज़ जो मुझे लगता है कि अब बहुत सारों के लिए इतना आसान नहीं होता ना, और अब इसका थोड़ा लोगों में ना अदराक बढ़ा। आप लोगों ने जब शुरू किया था इतनी लोगों के पास एमएमए की नॉलेज नहीं थी। अब कई लोग हैं जो कांटेक्ट कर रहे थे, हम भी कहते हैं फाइट फॉर्ट्रेस वगैरह है, वहाँ जाके रब्ता। क्या बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, या आराम से इस पर कुछ किया जा सकता है नए लड़कों के लिए, आने वालों के लिए? स्पोर्ट कोई भी हो एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आपने देखें वही अभी बात हुई कि मुफ्त में आप किसी के साथ नॉलेज शेयर करते हैं उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो आप यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो नॉलेज सीख कर रहे हो आपने कमिटमेंट दिखानी है, डेडिकेशन दिखानी है, तो उसका आप कोई ना कोई प्राइस पे करते हो। वो तो उसकी बेसिक प्राइस है। उसके अलावा जो उसकी आप प्राइस पे करते हो वो है कि आपका न्यूट्रिशन है, आपका ट्रैवल है, कि आपने अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटी पे जाना है, ट्रेन करके वापस आना है, उसके बाद आपने हाइड्रेट करना है, खाने का ख्याल रखना है, आपको खुदा न खास्ता इंजरीज हो रही हैं, आपको ट्रेनिंग के लिए सामान चाहिए, उसका जो है ना खर्चे। तो एक्सपेंसिव स्पोर्ट, हर स्पोर्ट एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसका कोई ना कोई खर्चा आपने ये लग बात जाता अच्छी है। कही कि जी। फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं। अनीता बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, आप हमारा फ़ख्र हैं, और इसी तरह पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए ये इस तरह की मज़ीद बेल्ट्स लेती रहे और पाकिस्तान का फ़ख्र बनती रहे। अनीता करीम, थैंक यू सो मच। उलूमी करीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने आज वक्त निकाला, बड़ा डिटेल इंटरव्यू हुआ। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।